हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर संचिता शर्मा और मैं लेके आई हूं हमारे अरिहंत यूट्यूब चैनल पे हमारी सीरीज जी तो जेई, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं जेई 2027 की प्रिपरेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, केमिस्ट्री की बात करूं तो हम ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर चुके हैं, साथ में प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया। अब उसके बाद हमने सोल्यूशन उठाया, 3 सेशंस करे। रॉल्स लॉ जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट सेशन था। आज का लेकिन जो हम सेशन पढ़ने वाले हैं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सेशन बहुत अच्छे से देखना है, रिवीजन करनी है और साथ में आपके पास कोई भी बुक हो और जो मैंने आपको मॉड्यूल रेफर भी करा है उसे भी लेके आपको क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करें, चलो करते हैं। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होता है या सॉल्वेंट में मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूं तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम। कौन कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पढ़ेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग एंड लास्ट पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करती है किस पे? ये जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है बच्चों वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। क्लियर? सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कहां कहां डिफाइन होती है? जब आपका डाइल्यूट सोल्यूशन हो तभी डिफाइन होगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर? यही आपने में लिखा हुआ है कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। डिपेंड किस पे नहीं करती है? नेचर ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। और सिर्फ आइडियल सोल्यूशन ही ये प्रॉपर्टी शो करती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। रॉल्स लॉ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर मैं इस कंटेनर में यहां पे रख लेती हूं लिक्विड तो यहां पे बनेगा आपका क्या? वेपर्स बनेगा। और इसी ये जो गैस वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे ही मैं कहती हूं वेपर प्रेशर। ठीक है? और मान लीजिए मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अगर 100 मॉलिक्यूल्स है किसमें? प्योर लिक्विड सॉल्यूशन में, और मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूं प्रेशर को P0 से, और जैसे ही मैं इसमें क्या ऐड करती हूं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ये जो 100 मॉलिक्यूल्स है वो हिंडर हो जाएंगे, सरफेस पे हिंडर हो जाएंगे। किसकी वजह से? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो जिसकी वजह से आपका जो वेपर्स होगी वो बच्चों मेरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालती हूं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकती हूं कि P0A इज ग्रेटर देन PS, राइट? और यही जो प्रेशर लो हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। तो लिख सकते हैं हम लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिख सकती हूं मैं P0A माइनस PS। किसी को कोई दिक्कत? आई गेस नहीं होनी चाहिए, सब समझ आ रहा है ना? अब रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा? जितना कम हुआ है और जितना था, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब ये किसके इक्वल होगा? ये होगा काई बी के इक्वल। काई बी का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। किसका? अगर ए मैं लिक्विड से सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो ये किसका होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसे मैं लिख सकती हूं NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये हो गया आपका क्या? ये आपकी हो गया एक्सप्रेशन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात क्या आती है? अगर मैं कहूं आपको कि ये कहीं क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्यूशन बच्चों बहुत डाइल्यूट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ये लिख सकती हूं मैं लिख सकती हूं कि Na किसके ज्यादा ग्रेटर है? NB और Na के। तो ऐसी सिचुएशन डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कि आपका जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो Na लिख सकती हूं। तो ये है आपका एक्सप्रेशन
RLVP का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा टाइप जहां पे आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, उस पे राइज होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब कहता क्या है? कहता है कि अगर टीबी नॉट रिप्रेजेंट करो, याद रखना जहां भी नॉट आ रहा है वो आपका बच्चों प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। और टी डेल्टा नहीं आएगा ये, अरे ये क्या लिख दिया, टीबी नॉट, टीबी। अब ये किसका आ गया? ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका सॉल्यूशन का। अब ये कह रहा है कि जैसे ही मैं लिक्विड में, सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है वो इंक्रीज होता है, और इसी राइज को, इसी एलिवेशन को, बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। किसी को कोई दिक्कत? यही तो बोला है बेटा कि सॉल्यूट जैसी ऐड कर देती हूं मैं तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी राइज को, इसी बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने को हम कहते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया आपका एक रिलेशन। दूसरा है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलालिटी के, और जैसे ये प्रोपेशनलिटी की ये हटाती हूं तो मैं ये हो जाता है प्रोपोर्शन आगे आपका KB इंटू एम। और ये KB क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते के साथ ही KB क्या आ गया आपका? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। याद रखिएगा इसे, और इसी को ही कहते हैं ब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अब M क्या हुआ? आपका मोलालिटी। ये हो गया रिलेशन। ग्राफ की बात करूं तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट अगर मैं ग्राफ बनाती हूं तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट का, और जैसे मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये हो गया आपका BP सॉल्यूशन का। और इसी राइज को, ये राइज दिख रहा है, ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और इस KB की वैल्यू अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये होती है 1.86। याद करना है तो याद कर लो, अदरवाइज आपको लिखी हुई आती है। अब क्या हो सकता है? अब आपका ये है कि मैम इसकी वैल्यू, इसे याद रखना, KB इज इक्वल टू MRT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। ध्यान से देखो, ये जो है आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और बहुत बार आपसे ऐसे पूछा भी जाता है, जिसमें डेल्टा H है आपका वेपराइजेशन, T आपका टेम्परेचर है, और R आपका 0.0821 आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो ये बात थी आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है। ठीक है, अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा TF से। होता क्या है? अब फिर अगेन TF T नॉट क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करती हूं तो क्या हो जाता है? आपका जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और उसी डिप्रेशन को, उसी कम होने को मैं लिखती हूं डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का, वो डिप्रेस हो जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF, और इसी रिलेशन को मैं लिख सकती हूँ TF इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M, और डेल्टा TF जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूँ तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। क्लियर? और ये KF क्या है? यही आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.52। क्लियर?
ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आएगा आपका वेपर प्रेशर, दैट इज द टेम्परेचर। ये आपका हो गया ऐसे, और ये हो गया नीचे, ये हो गया सॉल्यूशन का कम हो गया। और यहां जैसे मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करती हूँ तो सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये से क्या कहते हैं, इसे ही हम डेल्टा टीएफ कहते हैं। क्लियर? और सेम इसके लिए भी है आपका क्या, के एफ इज इक्वल टू m2RT स्क्वायर 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपका रिलेशन है जो आपको याद करना है इसके रिलेटेड, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। राइट? क्लियर है? इतना कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन का पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वही मेन है, वही आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। अब देखो ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस देखो, अगर मेरे पास दो कंटेनर है, क्लियर, यहां पे मेरे पास एक सॉल्वेंट है और यहां मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन। तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा से कम में जा रहा है। याद रखना है, मैं लिख देती हूं, ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जा रहा है। क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इस फ्लो को रोकना है तो मैं क्या करूंगी, यहां पे मैं एक प्रेशर एक्सर्ट करूंगी, जिस प्रेशर से वो जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो कम हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा। और उसे रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे ही हम कहते हैं पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इधर से फ्लो इधर हो जाता है। क्लियर? और इससे क्या आपने क्या यहां पे लगा रखी, ये यहां लगा रखी है आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे कनेक्ट करने के लिए। तो यही होता है प्रोसेस ऑस्मोसिस। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जा रहे हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और जब आप उस मेम्ब्रेन को क्या करते हो, आप उसको स्टॉप करते हो, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हो, उस प्रेशर को एक्सर्ट करते हो उस सॉल्यूशन पे, तो वो जो फ्लो है वो रुक जाता है। उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसका होता है बेटा पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें C क्या है बच्चों, दैट इज अ कंसंट्रेशन, T है टेम्परेचर इन केल्विन, और R क्या है आपका 0.0821। क्लियर? तो यही है आपका ऑस्मोसिस। अब देखो तीन तरह के सॉल्यूशंस डिवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, अगर मेरी कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 इज इक्वल टू C2 हो तो मेरा सोल्यूशन हो जाता है आइसोटोनिक। अगर मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मेरा हो जाता है आपका हाइपरटोनिक, और वही मेरा कम हो जाता है तो वो हो जाता है हाइपोटोनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो कैसे समझना है। मान लीजिए मेरे पास ये दो कंटेनर है, एक है C1 और एक है C2, दो कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था आपको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो जाते हैं वो ज्यादा से कम में जाते हैं। अगर मैं ये कहती हूं C1 ज्यादा है, ध्यान से सुनो मुझे, अगर C1 ज्यादा है तो मुझे बताओ कि किसका किधर फ्लो होगा, जल्दी से बताओ। इधर फ्लो होगा, C1 से C2 होगा या C2 से C1 होगा, बताओ जल्दी। अगर C1 यहां ज्यादा है तो पाई 1 भी यहां पे ज्यादा होगा। दूसरा, अगर यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होंगे या नहीं होंगे, और यहां पे क्या होगा आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। अगर यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो मैंने क्या बताया, फ्लो क्या होगा, ज्यादा से कम में जाएगा। तो फ्लो किधर होगा, इधर ही होगा ना, क्योंकि इधर आपका C1 ज्यादा है, यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, तो फ्लो आपको रोकना है तो फ्लो यहां से यहां होगा, उसको रोकने के लिए आपका फ्लो अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया है कि C1 इज इक्वल टू C2 होगा, इसका मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा। और इस रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, दो वॉल्यूम का अगर मैं ऐड कर रही हूं जिसके सोल्यूशन अगर ऐसे है V1 प्लस V2, तो मैं लिख सकती हूं पाई 1 प्लस पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3, दैट इज अ रिजल्टिंग सोल्यूशन V1 प्लस V2। तो ये भी आपका एक रिलेशन है, और आप पाई 3 कैसे निकाल सकते हो, रिजल्टिंग
दैट इज π1 प्लस π2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। किसी को दिक्कत है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यही आपका एक रिलेशन है जिससे आप π3 निकाल सकते हो। π1 और π2 की वैल्यू तो आपको पता होगी, जैसे CRT1 CRT2। तो अगर दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रिलेशन भी याद करना है जब हम उन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, दैट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घर में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए सब रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। वही पढ़ लो, एक प्रोसेस जिसमें डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जहां पे प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द अदर साइड, सो दैट जो प्योर सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन से बाहर निकल जाए। मतलब क्या है कि मेरे पास अगेन दो कंटेनर है, अगर फ्लो इधर को आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहां मैंने पाई लगाया फ्लो को रोकने के लिए। अगर इस प्रेशर से भी मैं ज्यादा प्रेशर निकालूं, मतलब ज्यादा लगाऊं, सो दैट वो क्या होगा, फ्लो अपना अपोजिट हो जाए, मतलब आपका सॉल्वेंट उधर बहना शुरू हो जाए, मतलब यहां से लेकर यहां पे फ्लो होने लग जाए और आपका जो सॉल्यूट है वो यहां रह जाए। और जो मतलब TDS, यहाँ तो TDS क्या होता है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं, तो इधर सॉल्ट हो गए, सॉल्यूट हो गए, और आपका जितना भी सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट है वो उधर को फ्लो होने लग गया। वैसे क्या होता है आपका, ज्यादा से कम में होता है, ज्यादा से कम होता है, लेकिन अगर मैं उस प्रेशर को ज्यादा अप्लाई कर दूं तो इस सॉल्यूट यहां रह जाएंगे और जो कम सॉल्वेंट है वो प्योर फॉर्म में दूसरी साइड चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम यूज करते हैं। और सेलुलोज एसिटेट मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है फ्रेश वाटर निकालने के लिए, यही आपको बताया, जिससे आपकी जो कंटामिनेटेड वाटर में जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, जो भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या यूज होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होता है। क्लियर, दैट इज ऑल्सो अ मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है? चलो बस इतना ही पढ़ना था इसके बारे में। अब जो है, अब है आपका वेंट हॉफ फैक्टर। देखो, अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटेड है, वो कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाए, तो वहां पे क्या किया जाए, वहां तो इस बारे में बात नहीं करी। अगर किसी मॉलिक्यूल को है वो डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, मतलब अगर फिनॉल है, फिनॉल आपस में कहीं किसी सॉल्यूशन में जाके जुड़ के एक डाइमर बना रहा है, या आपका बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, या आपका जैसे NaCl है वो किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट में डाके डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो वही करेक्शन एरर को डिफाइन करता है वेंट ऑफ फैक्टर। इसे सिर्फ एक करेक्शन वेक्टर कहा जाता है, जो कहाँ अप्लाई होता है, जहां पे एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, वहां पे आप उसे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। दो चीजें होती है, या तो आपका एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। अगर आपका पार्टिकल एसोसिएट होगा तो आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो 1 से कम होगा, और अगर डिसोसिएट होगा तो I आपका 1 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, ना एसोसिएट कर रहा ना डिसोसिएट कर रहा है, तो उसके में क्या हो जाएगा, I आपका इज इक्वल टू 1। दैट इज अ वेंट हॉफ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूले हैं अब वो फॉर्मूलेज न्यू हो गए। कैसे, जैसे हमने पढ़ा डेल्टा DB TB F इज इक्वल टू क्या हो गया आपका KFM। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी करेक्शन फैक्टर से, दैट इज I। सेम डेल्टा TB क्या था, KB इंटू M, इसे भी मैं I से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और क्या पढ़ा था हमने, रिलेटिव लॉरिंग प्रेशर, क्या पढ़ा था, RLBP, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू NB। सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो I इंटू NB प्लस Na। ठीक है, और लास्ट क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ा था, तो हम लिख सकते हैं इंटू I। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके न्यू फॉर्मूले हैं जिसमें आपका करेक्शन फैक्टर एडेड है, सो दैट कि अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो उस पे क्या, मतलब उस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या फर्क पड़ता है।
ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो करने वाले हैं हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो मॉड्यूल से के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। मॉड्यूल रेफर कर लेना फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस। देखो आपको क्या दे रखा है, अरेंज करने हैं आपको सॉल्यूशन इन द डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, आयनाइजेशन बीइंग 1000 इन ईच केसेस, एज्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। देखो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, यही होता है, ये याद रखना है आपको। और क्या होता है, डेल्टा TF किसके इक्वल टू होता है, KF MK, और न्यू फॉर्मूला क्या था, I। तो I पता होना चाहिए एसोसिएट और डिसोसिएट में। अब देखो NaNO3 किस में होगा, दो में होगा, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा। अब इसे देखो CuSO4, ये भी 2 में डिसोसिएट होगा। ग्लूकोज होगा डिसोसिएट, नहीं ग्लूकोज नहीं होगा, इसका मतलब ये 1 रहेगा। अब BaCl2 का देखो ये कितना होगा, 2 क्लोरीन 1, ये हो गया 3। क्लियर। इसको देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इसके हो गए, 1 इसके हो गए, दैट इज 3। क्लियर। आप क्या करना है, आपको सिंपल डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपको मोलालिटी दे रखी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 0.05 से, इसको कर दो 0.14 से, इसको कर दो 0.06 से, इसको कर दो 0.08 से, और इसको कर दो 0.037 से। चलिए मुझे मल्टीप्लाई करके फटाफट से रिलेशन बता दो कि क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आने वाली है, बताओ। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आएगी, आपकी इसी की आएगी। उसके बाद देखो किसकी आ रही है, ये 18 हो गया तो ये 16 हो गया, फिर ये आएगा, देखो फिर किसका आएगा, आपका ग्लूकोज का आएगा 0.14, उसके बाद किसका आएगा, इसका आएगा, और सबसे लास्ट में किसका आएगा 0.10, दैट इज NaNO3 का। तो मैं लिख सकती हूं E, फिर आ रहा है B, फिर आ रहा है C, और फिर आ रहा है आपका D, और फिर आ रहा है आपका A। तो ये होगी आपकी किसकी वैल्यू, आपकी होगी आपका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की, किस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का पूछ रहा है कि आपको सॉल्यूशन का बताना है। सॉल्यूशन का मतलब आपको इसका बताना है। इसका बताने के लिए मतलब अगर इसका इतना है तो इसको अपोजिट कर दूं मैं तो इसका निकल जाएगा, तो EBCDA, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉल्यूशन का, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आई पता होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आपसे डिप्रेशन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका इतना है तो उसके अपोजिट होगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When phenol is dissolved in the particular solvent, देखो क्या बोल रहा है, अगर फिनोल को मैं, देखो पहले लिख लेती हूँ, फिनोल को किसी सॉल्वेंट में अगर मैं डिसॉल्व करती हूँ तो डाइमर बन रहा है। डाइमर का क्या मतलब होता है, ये होता है डाइमर का मतलब, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देती हूँ। कह रहा है इतना ग्राम डिसॉल्व है इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिप्रेस हो रहा है, तो परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंटेज ऑफ फिनोल डाइमराइज हो रहा है। क्लियर है। अब क्या करना है, देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो मैंने आपको अच्छे से बताया अभी क्या होता है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिख सकती हूं, इसको हाफ लिख सकती हूं, ध्यान से देखना, ये हो गया आपका फिनोल, ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर, इतना किसी को कोई दिक्कत है। चले अब आगे क्या करना है, आपको आई की वैल्यू निकालनी है। आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1x। कब, जब आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है। ये चीज याद रखो, 1 माइनस वाई क्या हो गया आपका 1 मोल, अगर मैं 1 मोल से कर रही हूं, ठीक है। x क्या हो गया आपका, x हो गया, बताओ जल्दी से, 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, और आपका ये क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 मॉलिक्यूल से कितने में हो रहा है, कितना बट रहा है, 2 बन रहा है, तो दैट इज 1/2। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ माइनस 1x, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ,
1 प्लस हाफ माइनस एक्स, और ये लिख सकती हूं मैं, और x माइनस हाफ। क्लियर? 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब x माइनस 1/2 क्या हुआ? आपका i। आपको क्या दे रखा है? आपको रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या होता है आपका? डिप्रेशन इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। एम क्या होता है बच्चों? मोलालिटी। मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, मोलालिटी हो गया आपका 1.88 ग्राम ऑफ फिनोल। आपको ग्राम दे रखा है, यहां आप निकालोगे मोलर मास ऑफ फिनोल और डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1000 केजी। 1000 केजी करोगे, और आपको दे रखा है केएफ कितना दे रखा है? केएफ दे रखा है आपको 14.1, और आपने आई निकाला है दैट इज एक्स माइनस हाफ। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? ऑलरेडी डिप्रेशन भी दे रखा है। डिप्रेशन दे रखा है आपको 1.41। फटाफट से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी निकल रही है? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। निकालो फटाफट से एक्स की वैल्यू, कितना आ रहा है? फिनोल का भी निकाल लेना मास। C6H5OH का कितना आ रहा है आपका? 94। निकालो फटाफट से, कितना निकल रहा है? देखो, KF दे रखा है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.41 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2, दैट इज 14.1, और ये आपकी मोलालिटी हो गई। देखो कितना निकल रहा है आपका x, जो निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 100%। तो आंसर क्या हुआ आपका बी। आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आपको x जो आएगा वो 100% आएगा। मतलब x 100% का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, और 1 का मतलब होता है कि जो डाइमराइज हो रहा है वो पूरा 100% डाइमर हो रहा है। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। बाकी अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर दे रखा है आपको 0.75। इथेनोइक एसिड आपका डाइमर हो रहा है। अब इथेनोइक एसिड अगर आपका डाइमर हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि कितना परसेंटेज डाइमर फॉर्म होगा, और एब्नॉर्मल मास निकालिए। देखो, सबसे पहले याद रखना है I इज इक्वल टू नॉर्मल मास डिवाइडेड बाय एब्नॉर्मल मास। ठीक है, और क्या करना है? I की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब y क्या है? y देखो, अगर आपका डाइमर बन रहा है तो अगेन I की वैल्यू हो गई आपकी क्या? 1 माइनस एक्स बाय 2, यही हो गई आपकी वैल्यू। अब क्या करना है आपको? I आपको पता चल गया। वेंट हॉफ फैक्टर क्या दे रखा है आपको? 0.75। तो 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। निकालो फटाफट, कितना निकल रहा है? जल्दी से निकालो। ये हो गया 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू एक्स बाय 2, और 0.7 क्या हो गया आपका? 0.25 एक्स बाय 2, और ये हो गया आपका x हो गया आपका 50%। तो आपका x जो आ रहा है वो 50% आ रहा है। अब क्या करना है आपको? नॉर्मल मास अपॉन एब्नॉर्मल मास करना है। तो नॉर्मल मास कितना होगा? सबसे पहले कैलकुलेट कर लो इसका नॉर्मल मास कितना आ रहा है। इथेनोइक एसिड का एब्नॉर्मल मास आया C6H5COOH। फटाफट से नॉर्मल मास निकालो और मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ये तो आपका कितना आ गया? 50%, दैट इज 0.50। इसका कितना आया? नॉर्मल मास कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। क्लियर? आप क्या करना है? आपको आई मिल गया, आपको नॉर्मल मास पता है, और आपको क्या निकालना है? एब्नॉर्मल मास निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं? 60 डिवाइडेड बाय 0.75। क्यों 0.75? क्यों? क्योंकि आई तो यही है, नॉर्मल मास कितना है? 60। तो मैं लिख सकती हूँ एब्नॉर्मल मास इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.75। दैट इज, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है आपका? 80 ग्राम पर मोल। देखो कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज 80 ग्राम पर मोल विद द 50%। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। आई किस पे होता है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मास की बात करूं तो नॉर्मल मास अपॉन एब्नॉर्मल्स। मतलब जब डाइमर बन जाता है या एसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, तो मास क्या होता है? वो एब्नॉर्मल होता है। तो उसी से हम वेंट हॉफ फैक्टर मतलब करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को पुट करके ही निकालते हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। क्लियर है? आई होप ये सेशन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। लेकिन ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार ये बोल रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बस ये है कि तुम्हें अपने बेसिक पे काम करने की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट किस वजह से डिप्रेस हो रहा है, एलिवेशन क्यों हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्वेंट से फ्लो इधर है या इधर है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखोगे तभी आप केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस कर पाओगे। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और किसी नए चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को, क्योंकि सब कुछ यही आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।